हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम अपनी जो पुस्तक है भारत इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इस चैप्टर के अंदर हम जो महान विद्वान, जो यात्री, जो विदेशों से भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं से प्रभावित होकर के जो यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों के विषय में लिखा है, यहाँ की रीति रिवाज़ों के विषय में लिखा है, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली से प्रभावित होकर यहाँ की यात्रा करने आए थे, उनके विषय में आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न लोगों के द्वारा यात्राओं का कारण और उद्देश्य। यानी कि सबसे पहले हम किस बात पर, हम विषय पर चर्चा करते हैं, तो वो ये बात है कि जो ये यात्राएं होती हैं, यानी जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों की जो यात्राएं करते हैं, उनका मुख्य कारण क्या होता है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ज़्यादातर देखिए, हम अपने आसपास जो हम देखते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थानों की जो यात्रा करते हैं या एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं, उनका मकसद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले महिलाओं और पुरुषों ने जो है कार्य की तलाश में वो लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक स्थान अपने, यानी जो अपने पैतृक स्थान को छोड़ करके, यहाँ जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है, या मतलब उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, या जैसे गांव या कस्बों से निकल करके वो बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर काम की तलाश में जाते हैं, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। या फिर दूसरा पॉइंट देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग जो अपनी जन्मभूमि को क्यों छोड़ते हैं, या तो किसी प्राकृतिक आपदा से वो प्रभावित हो जाते हैं, जैसे बाढ़ या भूकंप, या कोई प्राकृतिक जो है वो मुश्किल आपदा जो पड़ जाती है, जिसके कारण उन्हें अपना जो है जन्मभूमि उन्हें छोड़नी पड़ती है, या कुछ समय के लिए वो वहाँ से निकल करके दूसरे स्थानों पर जो है चले जाते हैं। जैसे कि आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि राजस्थान से लोग जो हैं, जो पशु चराने वाले लोग हैं, जो अपने पशुओं को लेकर के उन प्रदेशों में आ जाते हैं जो हरे भरे प्रदेश हैं, जहाँ पर उनके पशुओं को आसानी से चारा उपलब्ध हो जाएगा और पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये लोग मतलब प्राकृतिक जो आपदा है उनसे प्रभावित होकर, यानी प्रकृति के प्रकोप से प्रभावित होकर के ये अपने स्थानों को छोड़ते हैं। तीसरा देखिए, हम तीसरा कारण देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस वजह से अपने जो है स्थानों को छोड़ करके दूसरे स्थानों की यात्रा करते हैं। एक उनमें से ये भी जो है विषय हो सकता है कि व्यापार के उद्देश्य से भी जो लोग हैं वो अपने स्थानों से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। सैनिक, यानी कि जो आप कई बार देखते हैं कि सैनिक जो सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से भी जो है सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। दूसरा है कि पुरोहित यानी जैसे धर्म गुरु होते हैं, अपने धर्म के जो धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थानों में आप जैसे जाते हैं। आप जानते भी हैं जिस तरह से भगवान जो गौतम बुद्ध हुए थे, जो भारत से उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की थी, साथ में मतलब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। इस वजह से भी जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और लास्ट है हमारा तीर्थयात्री जो है, तीर्थयात्री भी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं। किस वजह से कि उन्हें जो है अलग अलग जो है मंदिरों की, या मतलब वो धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों के दर्शनों के लिए, या मतलब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है साहस की भावना से प्रेरित होकर जो यात्राएं भी करने वाले लोग होते हैं। यानी कि ये देखिए, आपने जो अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के थे और वो पुर्तगाली नाविक थे, लेकिन उनका जो
स्वभाव कैसा था, वो बड़े ही साहसी स्वभाव के थे। वे अपने द्वीप से निकल करके दूसरे द्वीपों की खोज करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि यहाँ से बाहर की दुनिया कैसी है, तो इस वजह से उन्होंने भारत की खोज कर डाली। तो ये देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जो लोग हैं किन मकसद से, किन वजहों से जो है यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये हमने जो अपने लेसन की शुरुआत की है, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हम किस टॉपिक के ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अनेक ऐसे यात्री थे, ऐसे विद्वान थे जो विदेशों से हमारे देश में, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की जीवन शैली से प्रभावित हो करके यहाँ के बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें थी जिनसे वो प्रभावित थे, तो उनके विषय में जानने के लिए वे लोग भारत आए। इनके विषय में अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखिए, हम यहाँ से, हमारा जो चैप्टर है मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, अगर हम देखें तो 10वीं से 17वीं शताब्दी, ये एक ऐसा जो समय था भारत इस समय में जो 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारतीय महाद्वीप पे अनेक यात्री आए। यानी कि विदेशों से विदेशी ऐसे विद्वान जो यात्री थे जो यहाँ पर आए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर। उनमें से जो सबसे पहला नाम हम जानते हैं वो है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा है इब्न बतूता, यह यात्री 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। इसके बाद है फ्रांसवा बर्नियर, ये 17वीं शताब्दी में यह यात्री फ्रांस से भारत आया था। लास्ट है आपका अब्दुर रज़ाक, यानी कि ये यात्री था, ये भी जो है हेरात से भारत आया था। तो हम इन जो है सभी यात्रियों के विषय में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अल-बेरूनी की जीवन यात्रा के विषय में पढ़ेंगे। जो अल-बेरूनी थे, उनका जो जन्म था आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित, यानी कि आज भी जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वहाँ पे स्थित एक स्थान था ख्वारिज़्म, जहाँ पर उनका जन्म 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि वहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, और अल-बेरूनी ने उस समय वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि एक अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वे सक्षम हो पाए थे। यानी कि वे ऐसे एक विद्वान थे जिन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा जो है प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें से जो सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी भाषाएं शामिल थी। देखिए, हालांकि देखिए उन्हें यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लूटो और जो अन्य दार्शनिक थे, यूनानी जो अन्य दार्शनिक थे, उनके विषय में पूरी तरह से जो है जानकारी प्राप्त कर रखी थी। वो किस वजह से कि उन्होंने जो है इनके अरबी अनुवादों के माध्यम से सारी जानकारी उन्होंने हासिल कर ली थी। तो देखिए, इससे उनकी जिज्ञासा का पता लगता है। सन 1017 में जो है ख्वारिज़्म, जो अल-बेरूनी का जो है जन्म स्थान था, वहाँ पर आक्रमण हो गया, और आक्रमण होने के कारण जो वहाँ के जो सुल्तान थे, सुल्तान महमूद, वो उन्हें और जो अन्य जो जैसे बहुत सारे विद्वान थे, कवि थे, जो उन्हें अपनी राजधानी उनको अपने साथ ले आए थे। तो अल-बेरूनी भी उनमें से एक थे, और वे वहाँ पर गजनी में जो महमूद गजनवी के साथ जो है बंधक के रूप में आए थे वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, आने के बाद धीरे धीरे जो है उसे यहाँ का जो सारा जो शहर था, यहाँ का वातावरण था, जो ये जो है पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वे अपने बाकी जीवन उन्होंने वहीं उसी स्थान पर बिताया। तो देखिए, जो अल-बेरूनी है, उनकी जो जीवन यात्रा है, यानी कि उनका जो है कब से कब तक, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ यात्राएं की, और मतलब किस तरह से उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन जिया, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अल-बेरूनी की यात्राएं देखिए। अल-बेरूनी उज़्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनी साम्राज्य में आया था, और यह जो था उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी इस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था उस समय। हालांकि जो है उनका जो है यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था, फिर भी
ये प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। अल्बेरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। देखिए, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि उन्होंने जो है ये जो गजनी का जो क्षेत्र था, जो कि उससे लगता हुआ पंजाब और उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो लगता हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पर जब इनको बंदी बनाकर वहाँ पर ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने रह करके वहाँ के जो ब्राह्मण या पुरोहित विद्वान वर्ग थे उनसे इन्होंने संस्कृत भाषा, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र इनका ज्ञान प्राप्त किया। उनके जो लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये जो वृत्तांत थे पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित थे। यानी कि उन्होंने जो भी अपने साहित्य में, जो भी अपनी रचनाओं में लिखा था, ये सभी इन क्षेत्रों से संबंधित था। इसके बाद हम जो अल्बेरूनी की एक जो प्रमुख जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, उसके विषय में पढ़ते हैं। ये जो पुस्तक थी अल्बेरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा सरल और बिल्कुल स्पष्ट थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ था जो धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन शैली या भार तोल माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जो है 80 अध्यायों में विभाजित था। जो हमारा सारा टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हम न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।